हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। गुड आफ्टरनून। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनट लाइफ पर। मेरा नाम है पार्थ, पढ़ाता हूं मैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, और सप्ताह के स्टार्टिंग के 3 दिन में हम पढ़ते हैं ट्वेल्थ क्लास का अध्याय, और हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में हम पढ़ते हैं 11th क्लास। तो वो बच्चे जो अभी पूछ रहे थे सर 11th क्लास कब पढ़ाते हैं, तो अमन बच्चे हम हफ्ते के आखिरी 3 दिन में 11th के चैप्टर पढ़ते हैं और हफ्ते के स्टार्टिंग के 3 दिनों में 12th के चैप्टर पढ़ते हैं। तो जी नमस्कार है, गुड आफ्टरनून है, वेलकम है, सत श्री अकाल है, राम राम है, अस्सलाम वालेकुम है, वालेकुम अस्सलाम है जी। चलिए जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग भी हो रही है। अरे वाह बाबू, क्विज नहीं आया? अरे स्टार्ट तो होने दे, तभी तो आएगा क्विज। चलो जी, हाँ जी, चलिए जी, बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम बैक। भारत के एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म डाउटनट, जहां हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाई कराई जाती है। चलिए जी, हाँ जी, बढ़िया, आज का दिन बढ़िया है। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। चलो जी, जीते रहो खुशहाल। चलिए जी, कई सारे बच्चे आ गए। वीरू आ गया है, वर्तिका आ गई है, रोहित, कृष्ण, कविता, रिया, मुस्कान, जोया, मोनू, राकेश, मोनिका, अमन। चलिए जी, इधर से हमारे विशाल, गोविंद, खुशहाल, वेलकम जी, वेलकम वेलकम। अरविंद, कैलाश, उत्पल, परितोष, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वाति, विशाल, राकेश, मोनू, सोनाली, अभय, प्रताप। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो बेटा जी, हम पढ़ रहे थे कौन सा अध्याय? हमारा दूसरा अध्याय 12वीं कक्षा का, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना, जिसमें कल मैंने स्टार्ट कराया था और बताया था कि पुष्प क्या है, पुष्प में कौन कौन सी संरचनाएं मिल रही हैं, जिसमें हमने कुछ नाम देखे थे भाई। ये दलपुंज, पुमंग, जायांग किससे बने होते हैं वो बताया था, है ना। कार्य क्या कर रहे थे भाई, ये दलपुंज का कार्य क्या था, दलपुंज का कार्य क्या था, ये हमने देखा था। फिर हमने पुमंग यानी नर जनन अंग की बात करी थी, यानी पुंकेसर, वो हमने स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको पुंकेसर जो द्विपालित होता है उसके बारे में बताया था, याद आ रहा है। प्रत्येक पाली में, यानी एक कमरा था, एक पाली, प्रत्येक पाली में, प्रत्येक कमरे में 2 किनारे थे। प्रत्येक किनारा क्या कहला रहा था? लघु बीजाणु धानी। पुंकेसर किस चीज को बताता है? पुंकेसर क्या होता है? एक लघु बीजाणु पर्ण होती है, ये हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। और प्रत्येक लघु बीजाणु धानी जो होती है वो 4 आवरण से, 4 भित्तियों से, 4 स्तरों से ढकी रहती है। सबसे बाहर बाह्य त्वचा, फिर अंतस्थीशियम या अंतस्तर या अंत्य त्वचा, फिर मध्य स्तर, और फिर टैपिटम, ये हमने बात करी थी। और फिर उसके अंदर क्या था? एक ऊतक मिल रहा था जिसका नाम था बीजाणु जन ऊतक। नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे भाई, लाइव है, रिकॉर्डिंग नहीं है, लाइव है, ठीक है। नहीं है प्रभु, रिकॉर्डिंग नहीं है, लाइव है, लाइव है बाबू, लाइव है जी गाइज, लाइव है। चलें आगे। तो बेटा जी, ये आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। उससे पहले एक सिंपल सी छोटी सी सूचना आप सभी के लिए। विजेता बैच, एक वीआईपी कोर्स जो डाउटनट की ऐप पर स्टार्ट हो चुका है 20 सितंबर से, नीट 2022 के लिए, जहां पर 2 टीचर एडवांटेज मिलेगा। एक टीचर पढ़ाएगा जिसके लेक्चर्स आपके पास जाएंगे और आप अपनी क्लास में कहीं ना कहीं डाउट्स जो होंगे वो आपके सभी के क्लियर हो जाएंगे। कंप्लीट सिलेबस होएगा, स्ट्रक्चर्ड वे में होएगा, सारे वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको इस कोर्स में, यानी सब कुछ मिलेगा इस कोर्स में, ठीक है। आपको कोई भी जानकारी लेनी है बेटा जी, इस नंबर पर संपर्क करिएगा 012471158250, या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपके स्क्रीन पर एक पोल आएगा जो ऐप पर है, जल्दी से मुझे बताइएगा, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए जी, आगे चलते हैं बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, आवृत बीजी और अनावृत बीजी में क्या अंतर होता है? चलो जी, उपाध्याय बाबू बता देते हैं। सर, आज आपके फेस पर मुस्कान आई हुई है ठीक है, चलो जी, बहुत ही बढ़िया। आइए, तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की बात कर रहे थे। मैंने आपको कल बताया था कि भैया पादप को वर्गीकृत किया था किसने? आइकलर ने। कितने भागों में सर? 2, क्रिप्टोगेमस, फिनेरोगेमस। जब मैं पढ़ाता हूं तो ये भी चीज जरूरी है कि पुरानी चीज याद रहनी चाहिए। क्या होता है ना कि पुराना लेक्चर भूल जाते हैं, फिर नया जब लेक्चर में आते हैं, अगर पुराना लेक्चर नहीं पढ़ा तो दिक्कत खड़ी हो जाती है, इसलिए मैं रिवाइज करा देता हूं। तो पादपों का वर्गीकरण किया था 2 समूह में, बीज रहित यानी क्रिप्टोगेमस और बीज युक्त यानी फिनेरोगेमस, यानी जिनमें बीज मिलेंगे, बीज नहीं मिलेंगे क्रिप्टोगेमस, जिनमें बीज मिलेंगे फिनेरोगेमस, ठीक है। अब क्रिप्टोगेमस के अंतर्गत कौन आ रहे थे? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और फिनेरोगेमस के अंतर्गत कौन आते हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म।
है ना। अब एंजियोस्पर्म को हम बोलते हैं आवृत बीजी और जिम्नोस्पर्म को हम बोलते हैं अनावृत बीजी। पर्टिकुलरली पुष्प किस में होता है? पुष्प जिन पादपों में होते हैं उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी, और जिनमें नहीं होता पुष्प उसको हम बोलते हैं अनावृत बीजी। अब आप में से कई बच्चों ने पूछा सर ये आवृत बीजी क्या है, अनावृत बीजी क्या है? देखो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप मुझे बताओ दोनों शब्दों में बीजी बीजी वर्ड आ रहा है, बीजी बीजी, हाँ सर दोनों में आ रहा है बीजी बीजी। बीजी क्या है सर? बीज है। बीजी का मतलब बीज, ठीक है। अब जरा सोचिए यहां पर बीज से पहले क्या आ रहा है? आवृत, और यहां क्या आ रहा है? अनावृत। आवृत का मतलब क्या होता है और अनावृत का मतलब क्या होता है? जरा सोचिए, अगर मैंने कपड़े पहन रखे हैं यानी मैंने आवरण धारण कर रखा है, किसका? कपड़ों का, तो क्या मैं नग्न कहलाऊंगा या मैं आवरण युक्त कहलाऊंगा? सर आपने कपड़े पहन रखे हैं, आप आवरण युक्त कहलाओगे। अब कहीं ना कहीं छोटा बच्चा जब नवजात शिशु पैदा होता है, जस्ट पैदा ही हुआ है, क्या वो कपड़े पहनकर आता है अपनी मां के कोख से? नहीं ना, नग्न अवस्था में आता है, नंगा आता है ना, या कोई आवरण नहीं होता है ना उसके ऊपर, है ना। तो अब जरा सोचिए यहां पर ऐसे पादप जिनमें बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होगा, ऐसे पादप जिनके बीज के ऊपर आवरण होगा। आप बोलेंगे सर आवरण किसका होगा? आप मुझे बताओ, आप फल खाते हो? यस सर फल खाते हैं। सर फल जो होता है ना, फल, फ्रूट जो होता है, उसी फ्रूट के अंदर, उसी फल के अंदर होते हैं सर बीज। मैंने कहा वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया। यानी बीज किसके अंदर मिल रहे थे? सर फल के अंदर मिल रहे थे। यानी फल एक आवरण है जिसके अंदर क्या मिल रहे हैं? बीज मिल रहे हैं। तो प्रभु भूल मत जाना, ऐसे पादप जिनके अंदर बीज एक आवरण में है। किसके आवरण में है? फलों के आवरण में है। यानी फल एक आवरण है जिसके अंदर बीज हैं। ऐसे पादपों को हम बोलते हैं आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म, जिनमें पुष्प मिलता है। डन डना डन डन, ठीक है। अब अनावृत बीजी, इनको हम बोलते हैं नग्न बीजी पादप। अब आप बोलेंगे नग्न बीजी पादप का मतलब? यानी ऐसे पादप जिनमें बीज कैसे होंगे सर? नग्न होंगे, यानी कोई फल वल कुछ नहीं मिलेगा। सीधे सीधे शब्दों में कोई फल नहीं मिलेगा, कोई फ्रूट नहीं मिलेगा, नंगे मिलेंगे। कौन? बीज, ठीक है। यानी किसी आवरण के अंदर नहीं होंगे कुल मिलाकर। ये था सिंपल सा बिंदु। आई होप समझ में आ गया होगा आवृत बीजी का मतलब, अनावृत बीजी का मतलब। चलें प्रभु आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा चैप्टर किस पर बेस्ड है? इन पर। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का मतलब जिनमें लैंगिक जनन किसमें मिलेगा? ऐसे पादप जिनमें पुष्प मिलेगा। पुष्प किसमें मिलता है? एंजियोस्पर्म में मिलता है। एंजियोस्पर्म वो पादप है जिनके अंदर बीज जो होते हैं वो नग्न नहीं होते, एक आवरण के अंदर होता है। आवरण कौन होता है? फल होता है। फल के अंदर क्या मिलते हैं? बीज मिलते हैं। ऐसे पादपों में हम लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, यानी पुष्प की बात कर रहे हैं। पुष्प एक संरचना थी, एक रूपांतरित प्ररोह था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं एक तना है, तने से निकली शाखा, शाखा पर मिल रही है कलिका, जिसको हमने बोला पुष्प कलिका, जो विकसित होती है हार्मोन्स की उपस्थिति में, एक डंडी सी बनाती है। उस डंडी का नाम क्या था? पुष्पवृंत, जिसका ऊपरी सिरा फूल जाता है, जिसको हमने बोला था पुष्पासन। पुष्पासन के ऊपर 4 क्या मिलते हैं? पुष्प पत्र मिलते हैं, जिसमें से पहला क्या था? बाह्य दलपुंज दूसरा, दलपुंज तीसरा, पुमंग चौथा, जायांग। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? हाँ जी, लव यू सर जी। अरे भैया बहुत बहुत लव यू। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताएं, क्या 4 पुष्प पत्र थे, जिसमें से हमने बाह्य दलपुंज पढ़ा था, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कैलेक्स, जिसकी इकाइयां क्या कहला रही थी? बाह्य दल, जो हरे रंग की थी, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेपल्स, जो कलिका अवस्था में क्या दे रही थी? प्रोटेक्शन दे रही थी। ये फिर उसके बाद हमने बात करी थी ये जो रंगीन जो पत्तियां हैं, इनको हमने क्या बोला था? दल, पेटल, जो मिलकर क्या बना रही थी? एक समूह बना रही थी, जिसका नाम था दलपुंज। इंग्लिश में बोला था कोरोला, जो किसको आकर्षित करती है सर? कीड़ों को आकर्षित करती है। कीड़े आते हैं, बैठते हैं। आकर बैठेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ खाने के लिए भी कुछ ना कुछ होएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब परागण हम पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। मकरंद नाम की कोई चीज होती है, नेक्टर्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। आएंगे, खाएंगे, मकरंद खाएंगे, और यहां पर ये जो पराग कोष जो होते हैं, इनमें से परागकण निकल जाते हैं, बिखर जाते हैं, उनके पैरों से चिपक जाते हैं, कीड़े उनको लेकर चले जाते हैं, जैसे कि दूसरे पुष्प पर लेकर जाते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना सा
ये जो रंगीन जो पत्तियां हैं जिनको हमने बोला था पेटल्स यानी दल, ये आकर्षित कर रही हैं किसको? कीड़ों को। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने स्टार्ट किया था क्या मेरे भाई? हमने स्टार्ट किया था क्या? नर जनन तंत्र, जिसमें हमने स्टार्ट किया था, जिसको हमने बोला पुमंग, जो किससे बना हुआ? नर जनन अंग कौन? पुंकेसर। पुंकेसर क्या है? एक लघु बीजाणु पर्ण है। क्या था? लघु बीजाणु पर्ण। हमने बात करी ये जो पुंकेसर है दो चीजों से बना हुआ है, एक पराग कोश से, एक पूतंतु से। पराग कोश कैसा था सर? द्विपालित था। जो हमारे बुक में जो डायग्राम दे रखा था कुछ इस तरीके से। पराग कोश कैसा था? द्विपालित है, दो कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में ये एक पाली है, ये एक पाली है, ये एक पाली है, एक पाली में दो किनारे हैं, प्रत्येक किनारा क्या कहला रहा था? लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी। टोटल कितनी लघु बीजाणुधानी सर? 4 लघु बीजाणुधानी थी या नहीं थी? अब ध्यान से सुनिएगा, 4 लघु बीजाणुधानी मिल रही है। कितनी मिल रही है? 4। अब आप मुझे बताएं, क्या आपने, ध्यान से सुनना, इनको हमने क्या बोला? लघु बीजाणुधानी। क्या नाम दिया भैया? लघु बीजाणुधानी। अंग्रेजी में बोला था माइक्रोस्पोरेंजिया। अब आप मुझे बताएं कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है? सर 4 हैं। क्या मैं इस परिस्थिति को सोच समझकर मुझे बताना, क्या मैं इस परिस्थिति को, कितने मिल रहे हैं सर? 4 मिल रहे हैं। क्या मैं इस परिस्थिति को टेट्रास्पोरेंजिएट बोल सकता हूं? सोचिए सोचिए, क्या मैं इस परिस्थिति को टेट्रास्पोरेंजिएट बोल सकता हूं? टेट्रा का मतलब चतुष्क, चतुष्क का मतलब 4, और स्पोरेंजिएट वर्ड किससे आया है? माइक्रोस्पोरेंजिया से, यानी चतुष्कीय परिस्थिति मिल रही है किसकी? लघु बीजाणुधानी की, जिसको हमने बोला है टेट्रास्पोरेंजिएट। सिंपल सी चीज थी, मैंने आपको बताया। फिर हमने एक लघु बीजाणुधानी की जब संरचना देखी, हमें पता लगा भैया कि जो लघु बीजाणुधानी है ये 4 स्तरों से ढकी हुई होती है। सबसे बाहर कौन होती है? बाह्य त्वचा, फिर उसके नीचे अंतस्थीशियम या एंडोथीशियम या अंतःस्तर, है ना। फिर उसके नीचे क्या थी? मध्य स्तर। मध्य स्तर 1 से 3 स्तर की हो सकती है। और सबसे अंदर थी कौन? टैपिटम, जो सबसे इंपॉर्टेंट थी। कौन थी भैया? हमारी टैपिटम। ठीक है, अब यहां तक हमने बात करी थी। और टैपिटम का कार्य हमने देखा, क्या दे रही थी सर? पोषण दे रही थी। अंतस्थीशियम मध्य स्तर क्या कर रही थी सर? स्फुटन में सहायता कर रही थी। और बाह्य त्वचा सर प्रोटेक्शन में सुरक्षा दे रही थी। यहां तक हमने बात करी थी। ठीक है, और अंदर जो ऊतक मिल रहा था उसका नाम था बीजाणु जन ऊतक। यहां तक हमने देखा था। बताएं प्रभु, यहां तक की चीज समझ में आ गई थी? हां जी, बताओ 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 बताओ। मुस्कान, ललित, नीलू, सृष्टि, वर्तिका, पंकज, परितोष। हाँ जी, डेली यही टाइम रहता है बच्चे। मुस्कान, यस। आईएएस अवस्थी, बहुत ही बढ़िया। रोहित यादव जी, पोषण देती है, यस। साइकस, 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 पाइनस, जिम्नोस्पर्म का उदाहरण। सर मैं मुंबई से हूं। अरे वाह, बॉलीवुड हो तुम तो, बॉलीवुड से हो। सर डेली यही टाइम रहेगा? हाँ जी बेटा, डेली यही टाइम रहता है, 12:30 बजे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। सर जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। बता दिया कविता मैंने, उदाहरण। हाँ जी सर जी, ऐप पर कैसे आए? बेटा ऐप डाउनलोड करो, वहां पर नोटिफिकेशन आ जाता है। अपने यूजर आईडी जो होगी, अपना यूजर नेम होएगा वो रख लेना। अपनी क्लास उसमें तय कर लेना कि 11वीं में हो कि 12वीं में हो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं जी। चलें आगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है, क्या आएगा? क्विज आएगा। ठीक है, तो आर यू गाइज रेडी? परितोष अभी बताऊंगा कैलोज क्या होता है। देखो आज जब मैं पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे ना सारे क्लियर हो जाएंगे। चलो पहले क्विज एक बार निपटाते हैं। आर यू गाइज रेडी? रेडी हैं? करें, पहला प्रश्न लाएं। आइए बेटा, पहला प्रश्न आपके सामने, भभकता हुआ धबकता हुआ प्रश्न आपके सामने आता हुआ। फर्स्ट, परागकोश सामान्य रूप से होता है, परागकोश कैसा होता है? मोनोस्पोरेंजिएट, बाइस्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट या ट्राइस्पोरेंजिएट?
जल्दी से आंसर दीजिए। मोनोस्पोरेंजिएट, बाइस्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट, ट्राइस्पोरेंजिएट। चलिए जी, दूसरा प्रश्न। पुंकेसर प्रतिनिधित्व करते हैं किसका? लघु बीजाणु धानी का, नर युग्मकोद्भिद का, नर युग्मकों का, या लघु बीजाणु पर्ण का? कौन है पुंकेसर? क्या थे पुंकेसर? सोच समझकर आंसर लगाएं। सर क्विज नहीं आया तो बाबू ये क्या आया? हाँ जी, चलिए जी, तो ये था बेटा जी हमारा पहला क्विज। एक और क्विज आएगा लेकिन लास्ट में आएगा, जब पढ़ा दूंगा तो उससे संबंधित आएगा। एक बार जरा तुरंत एक बार देख लेते बेटा। पहला क्वेश्चन था बहुत ही हलवा, अभी अभी आपको बताया। क्या बताया था कि भैया पराग कोश कैसा था? सर द्विपालित था। मैंने कहा जी बहुत ही बढ़िया। प्रत्येक पाली में कितने किनारे? सर 2 किनारे। प्रत्येक किनारा क्या कहला रहा था? सर लघु बीजाणुधानी, अंग्रेजी में बोला माइक्रोस्पोरेंजिया। टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया? सर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। परिस्थिति क्या कहला रही थी? टेट्रास्पोरेंजिएट। अभी अभी बताया था, अभी अभी 2 मिनट पहले बताया था। बताएं, यही किया ना? दूसरा, पुंकेसर किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? पहली लाइन मैंने आपको बताई थी। पुंकेसर क्या होते हैं? लघु बीजाणु पर्ण होती हैं। क्या होती हैं पुंकेसर? लघु बीजाणु पर्ण होती हैं, माइक्रोस्पोरोफिल होती हैं। कल बताया था आपको, अंग्रेजी में क्या बोला था? माइक्रोस्पोरोफिल। कौन होती हैं बेटा जी आपकी? पुंकेसर। यहां तक बताएं। सर जी जल्दी जल्दी में रॉन्ग हो गया। अरे बेटा जल्दी जल्दी में ही गाड़ी छूट जाती है, ऐसा ना किया करें, ठीक है? जल्दी जल्दी में, जोश जोश में गलती ना किया करें, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। आई होप सभी के आंसर सही रहे होंगे। दोनों राइट है। क्या बात है कविता, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे, दोनों राइट है। सोनाली वेरी गुड। सर दोनों राइट हैं। एसआरटी गेम, बहुत ही बढ़िया। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं बेटा बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लघु बीजाणु जनन, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है? अब साहब ये क्या होता है? लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आइए समझते हैं। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अब बातें मत करिएगा, अब फोकस करिएगा किस पे? पढ़ाई पर। देखिएगा बेटा, ये हमारी एक लघु बीजाणुधानी है, ऐसे ही नीचे एक और होगी, है ना? सर इसमें स्तरें थी, यस स्तरें थी। सबसे बाहर कौन? एपिडर्मिस। सर फिर उसके नीचे उसके नीचे थी हमारी कौन सी? अंतस्थीसियम। उसके नीचे थी सर मध्यस्तर। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया। और उसके नीचे टैपिटम। चलो जी, ये वाली जो है सबसे अंदर वाली वो टैपिटम है। मैंने मध्यस्तर 3 नहीं दिखाई है, 1 ही दिखाई। और ये मैंने आपको कल बता दिया था कि मध्यस्तर जो होती है, मिडिल लेयर जो होती है, वो 1 से 3 होती है। तो यहां पर ये है मध्यस्तर, ये है अंतस्थीसियम, और ये है बाह्य त्वचा। अंग्रेजी में नाम मैंने कल आपको बता ही दिए थे, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपिटम, ठीक है? अब टैपिटम जो है याद रखना है आपको कैसी होती है? बहुकेंद्रकीय होती है। कृपया करके कॉपी और पेन अगर हैं तो लिखते जाइएगा साथ साथ जो चीजें बता रहा हूं। टैपिटम कैसी होती है बेटा जी? याद रखना कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, बहुकेंद्रकीय होती है, याद रखिएगा। कैसी होती है? बहुत सारे केंद्रक होते हैं एक कोशिका में। टैपिटम की एक कोशिका में बहुत सारे केंद्रक होते हैं, बहुकेंद्रकीय होती है, याद रखिएगा, ठीक है? अब देखते हैं आगे। देखिए हमने यहां पर बात करी थी कि सर अंदर क्या मिल रहा है? हमने बोला अंदर मिल रही हैं कोशिकाएं, और कोशिकाओं का समूह जो है वो क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है, ठीक है? अब यहां पर जो ऊतक मिल रहा था उस ऊतक का नाम क्या था? सर लघु बीजाणु जन ऊतक, है ना? यहां तक पढ़ा था ना सर? लघु बीजाणु जन ऊतक था, ठीक है? अब क्या होगा? अब ध्यान से सुनना। अब इस लघु बीजाणु जन ऊतक के अंदर ये जो कोशिकाएं हैं, जैसे जैसे पराग कोश विकास करता है, अंदर ये जो कोशिकाएं हैं ये बड़ी होती जाती हैं, बड़ी हो रही हैं, ठीक है सर?
ये बड़ी हो गई, ये बड़ी हो गई, ये बड़ी हो गई, बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है, पोषण मिल रहा है, बड़ी हो रही है, पोषण मिल रहा है, बड़ी हो रही है, विकास कर रही है कोशिका। अब इनमें से एक कोशिका मैंने बाहर निकाली है, ये कोशिका, और ये कोशिका कैसी होती है? द्विगुणित होती है। जब ये विकास कर लेती है, बड़ी हो जाती है, तब हम इसको बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्या नाम दिया है मैंने इसको? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, माइक्रो स्पोर मदर सेल, MMC। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये वो कोशिका है जो यहां पर बहुत सारी मिल रही है। किसमें? इस ऊतक में। ये जो ऊतक था ना यहां पर, किसके अंदर? सर ये जो लघु बीजाणु धानी है, इसके अंदर एक ऊतक था जिसका नाम क्या था? सर लघु बीजाणु जन ऊतक था। ठीक है, इस लघु बीजाणु जन ऊतक के अंदर जो कोशिकाएं मिल रही थी, वो विकास कर कर बड़ी हो जाती है, और उन बड़ी बड़ी कोशिकाओं को हमने नाम दिया क्या? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। डंडना डंडन। हाँ जी, बातें तो नहीं कर रहे हैं? हाँ जी, समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में आ रहा है? यो यो, चलें आगे। आइए, अब क्या होएगा? अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये ना आपस में ना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो कोशिकाएं जो मैंने यहां पर बनाई हैं बड़ी बड़ी, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो बड़ी बड़ी कोशिकाएं बनाई हैं, ये ना आपस में जुड़ जाती हैं। 11वीं कक्षा में आपने एक शब्द सुना होगा जिस संरचना का नाम होता है क्या? प्लाज्मोडेस्मेटा। कितने बच्चों ने नाम सुना है प्लाज्मोडेस्मेटा? सुना है? याद है प्लाज्मोडेस्मेटा? आप में से कई पूछेंगे सर प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है? प्लाज्मोडेस्मेटा। अब ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा, ये तो अंग्रेजी का वर्ड है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जीव द्रव्य तंतु। हिंदी में प्लाज्मोडेस्मेटा को बोला जाता है जीव द्रव्य तंतु। सर क्या होता है ये प्लाज्मोडेस्मेटा? क्या होता है जीव द्रव्य तंतु? तो प्रभु मैंने ये बोला कि मान लो ये एक कोशिका है और ये एक दूसरी कोशिका है। ठीक है, इसके अंदर कहीं ना कहीं जीव द्रव्य मिल रहा है। हाँ सर, इसके अंदर जीव द्रव्य मिल रहा है। हाँ सर, अब ये मत पूछिएगा जीव द्रव्य क्या था, बता चुका हूं ऑलरेडी जीव द्रव्य क्या होता है। पहले लेक्चर में, पहले अध्याय में मैंने आपको बताया था जीव द्रव्य क्या होता है। तो अब आप जरा सोचिए, ये इस कोशिका का जीव द्रव्य, इस कोशिका का जीव द्रव्य। जीव द्रव्य किससे बना हुआ है? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य के अंदर केंद्रक, ये चीजें मिलकर क्या कहलाती हैं? जीव द्रव्य। अब जरा सोचिए, ये दोनों कोशिका का जीव द्रव्य जुड़ा हुआ है क्या? नहीं सर, नहीं जुड़ा हुआ। लेकिन अगर मैं इनको जोड़ दूं, अगर मैं इनको जोड़ दूं इस तरीके से, सिर्फ समझाने के लिए जोड़ दूं, ठीक है, हालांकि इनके बीच में कोशिका भित्ति होती है, सिर्फ समझाने के पर्पस से मैं आपको बता रहा हूं क्या, कि इस कोशिका का जीव द्रव्य यहां से यहां, इसका कोशिका का जीव द्रव्य यहां से यहां एक्सचेंज हो सकता है। किसके द्वारा? कुछ संरचना जिसका नाम था क्या? प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, तो प्लाज्मोडेस्मेटा एक तरीके से क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। दो कोशिकाओं के जीव द्रव्य को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला यहां पर ये जो थी कौन बेटा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये वाली लघु बीजाणु, ये वाली लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो हैं, इनका जीव द्रव्य आपस में जुड़ सकता है। किसके द्वारा? सर प्लाज्मोडेस्मेटा। लेकिन हमें जोड़ना नहीं है, हमें इनको जोड़ना नहीं है। कर लो, बातें कर लो और करो। हाँ जी, बहुत मजा आता है ना बातें करने में। ना करो भाई, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, शांति से पढ़ लो, है ना। पढ़ाई करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। ये थी लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो आपस में जुड़ी हुई हैं। किसके द्वारा बेटा जी? याद रखना, किसके द्वारा? एक कनेक्शन है जिसका नाम है प्लाज्मोडेस्मेटा, और हमें इस कनेक्शन को तोड़ना है। अब आप बोलेंगे क्यों? हैं क्यों? तो बेटा जी सीधी सी बात है, ध्यान से सुनिएगा। यही लघु बीजाणु मात्र कोशिका आगे चलकर कहीं ना कहीं उत्तरदायी है निर्माण करने के लिए किसका? परागकण का। यही
लघु बीजाणु मात्र कोशिका आगे चलकर क्या बनाएंगी सर? परागकण बनाएंगी। तो मैं इन दो लघु बीजाणु मात्र कोशिका के बीच में जो कनेक्शन है उसे तोड़ना चाहता हूं, ताकि यहां का पदार्थ यहां ना जाए, यहां का पदार्थ यहां ना जाए। तो मुझे इस कनेक्शन को क्या करना पड़ेगा? इस संयोजन को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। किसको? इस प्लाज्मोडेस्माटा को, ताकि यहां का पदार्थ यहां ना आए, यहां का पदार्थ यहां ना आए। क्यों? क्योंकि ये आगे चलकर कहीं ना कहीं युग्मक निर्माण के लिए उत्तरदायी है। ये आगे चलकर निर्माण करेगी युग्मकों का। तो मुझे इस कोशिका के पदार्थ को यहां नहीं भेजना, इसके पदार्थ को यहां नहीं भेजना। कैसे जा सकता है सर? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जा रहा था, जीव द्रव्य तंतु के द्वारा जा रहा था। तो मुझे इस कनेक्शन को क्या करना है? तोड़ना है। अब साहब कैसे तोड़ूं? बात आ रही है कैसे तोड़ा जाएगा। तो ये कोशिका कौन? ये है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये भी है कौन? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इनके बीच में कौन था सर? ये प्लाज्मोडेस्माटा है। ये कनेक्शन को हमें क्या करना है? तोड़ना है। तो कैसे तोड़ा भैया? इन दोनों कोशिकाओं ने अपने चारों तरफ एक स्तर बनाई, एक स्तर बनाई है। इस कोशिका ने अपने चारों तरफ एक स्तर बनाई, कुछ पदार्थ निकाला। इस कोशिका ने भी अपने चारों तरफ एक पदार्थ निकाला, और वो पदार्थ इकट्ठा होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, एकत्रित होता जा रहा है, और एक स्तर बना दी है। और ये जो स्तर जो है, ये जो स्तर जो है, ये इस प्लाज्मोडेस्माटा जो था इसको खत्म कर देगी, यहां से नष्ट कर देगी। किसको? प्लाज्मोडेस्माटा को। बाबूजी ये जो स्तर होती है इसको हम बोलते हैं कैलोज स्तर। इसी का नाम है क्या? कैलोज, जो एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा? बीटा 1,3 ग्लूकेन। कौन होता है ये? बीटा 1,3 ग्लूकेन होता है। ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, शर्करा होती है, जो एक कोशिका ने, कौन सी कोशिका ने? लघु बीजाणु मात्र कोशिका ने अपने चारों तरफ निर्मित करी, ताकि कोई प्लाज्मोडेस्माटा का कोई कनेक्शन ना बन पाए दो लघु बीजाणु मात्र कोशिका के बीच में। तो ये थी कहानी। अब आप मुझे बताएं, क्या यहां तक की बात समझ में आई? हाँ जी, यहां तक की बात समझ में आई है? बताएं नंदलाल, समझ में आया? हाँ जी, हाँ। कैलोज क्लियर है सर? इसको पीएमसी भी बोल सकते हैं। अरे वाह बांगड़ू, मौज कर दी बेटा। यस, पीएमसी भी बोलते हैं इसको। पोलन मदर सेल भी बोलते हैं, यानी पराग मात्र कोशिका भी बोलते हैं। वेरी गुड। इसको पीएमसी भी बोल दिया, और इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल दिया है। ठीक है, तो बेटा जी ये कोशिका ने अपने चारों तरफ क्या बनाई है? एक स्तर, एक लेयर, जिसका नाम है कैलोज। क्यों बनाई थी? क्योंकि दो लघु बीजाणु मात्र कोशिका के बीच में कोई कनेक्शन ना बैठे, दोनों आपस में ना जुड़ी रहे। किससे? प्लाज्मोडेस्माटा, जीव द्रव्य तंतु। तो अगर जीव द्रव्य तंतु मिलेगा तो उसे नष्ट करना पड़ेगा। कैसे नष्ट करना पड़ेगा? सीधा सीधा हमने बात करी कि भैया एक स्तर बना दो इस तरीके से। ये स्तर क्या करेगी? कहीं ना कहीं जो प्लाज्मोडेस्माटा का जो कनेक्शन है इसे कर देगी खत्म। बताइए जी, यहां तक की कहानी समझ में आ गई है? ये लो जी, ये हमने बना दिया, प्लाज्मोडेस्माटा को तोड़ दिया है। किससे? किससे? कैलोज की स्तर से। ठीक है सर, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब ये थी हमारी कौन? लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका। सर अब क्या होगा? सर अब क्या होगा? आइए अब देखते अब क्या होगा, इनमें क्या होगा। अब ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, इसमें होगा क्या? अर्धसूत्री विभाजन। उपाध्याय बाबू बस थोड़ा सा पढ़ाई किया करो बेटा, है? कितनी बार रिपीट करूं? बता तो दिया है। हाँ जी, क्या थी ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका? है भाई, इसको इस तरीके से समझो, जिनको अभी भी समझ में नहीं आया। ये कोशिका, मान लो ये कोशिका मैं हूं, ठीक है, और ऐसे ही एक और लघु बीजाणु मात्र कोशिका मेरा दोस्त है। हम दोनों के हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा? यानी दो कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं। किसके द्वारा? प्लाज्मोडेस्माटा। हम दोनों के इस कनेक्शन को हमें तोड़ना है। तो मैंने क्या किया? अपने चारों तरफ एक लेयर बना दी, उसने अपने चारों तरफ एक लेयर बना दी, और हम दोनों का हाथ एक दूसरे से अलग हो गया, यानी प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन खत्म हो गया, खत्म। और ये जो स्तर जो थी, इसका नाम था कैलोज स्तर। ठीक है सर,
चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या होएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो कोशिका है, ये वाली कौन सी, ये है पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसके चारों तरफ था क्या मेरे भाई, एक स्तर जिसका नाम था क्या, कैलोज। ठीक है सर। अब मैंने आपसे एक सिंपल सी बात कही कि ये जो कोशिका जो थी कौन सी, एमएमसी या पीएमसी, ठीक है, पीएमसी यानी प्राइम मिनिस्टर का चेला, याद रखना कौन, पॉलन मदर सेल, प्राइम मिनिस्टर का चेला। अब इसमें होएगी, इस कोशिका में होएगा क्या, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अब साहब जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसे हम मियोसिस बोलते हैं अंग्रेजी में, या इसको कई बार मियोटिक भी लिखा होता है, कई बार हिंदी में मियोटिक विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस, जिसमें कहीं ना कहीं गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। एक कंप्लीट मियोसिस होने में, एक पूरा अर्धसूत्री विभाजन होने के पश्चात 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। कितनी बनती हैं, 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, अब इस चीज को समझना, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका हूं, ठीक है, और मैंने अपने चारों तरफ एक आवरण बना रखा है जिसका नाम था क्या, कैलोज। ठीक है, मेरे चारों तरफ आवरण कैलोज, उसके अंदर मैं हूं कौन, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब मेरे अंदर यानी कोशिका के अंदर, किसके अंदर, इस कोशिका के अंदर होएगा अर्धसूत्री विभाजन। तो कितनी कोशिकाएं बनेंगी सर, 4 बन गई, 4। यस सर। चारों कैसी है सर, अगुणित है। यस सर, चारों की चारों कैसी हैं, अगुणित है। क्यों, क्योंकि हो गया है क्या, अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, हाफ। नाम में क्या रहा है, अर्ध, और फिर सूत्री। अर्ध का मतलब ही क्या होता है, आधा, और सूत्री मतलब गुणसूत्र, यानी गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई है, हाफ। 2n से कैसी हो गई है, n द्विगुणित से कैसे हो गए, अगुणित, डिप्लॉइड से कैसे हो गए, हैप्लॉइड हो गए हैं। अब आप मुझे बताएंगे यहां पर, ये तो कोशिका ने विभाजन किया ना, स्तर ने थोड़ी ना किया है। अब जरा सोचिए, मैं हूं, मेरे चारों तरफ एक आवरण है, उस आवरण के अंदर जो मैं था, मेरे से 4 कोशिकाएं बनी। वो चारों कोशिका के बाहर भी तो अभी भी आवरण रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर, बिल्कुल रहेगा। कौन सा आवरण रहेगा सर? कैलोज रहेगा। सिंपल सिंपल। क्या बोला कि भैया ये तो है कोशिका, इस कोशिका के बाहर था आवरण कौन सा? कैलोज स्तर थी। ठीक है, कोशिका ने विभाजन किया, 4 कोशिकाएं बना दी हैं। इन चारों कोशिकाओं के बाहर क्या मिल रहा है? अभी भी वही आवरण मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है ना। तो अब आप मुझे बताएं, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? सर बाहर एक आवरण है, कौन सा? कैलोज, और अंदर मिल रही हैं 4 कोशिकाएं, और चारों कोशिकाएं कैसी हैं? अगुणित हैं। प्रत्येक कोशिका का नाम है लघु बीजाणु। प्रत्येक कोशिका का नाम क्या है? लघु बीजाणु, यानी माइक्रोस्पोर, जो कैसी हैं? अगुणित हैं। ठीक है, और इस पॉलन मदर सेल से, पराग मात्र कोशिका से, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, किससे? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण ही क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन। तो अगर आप बातें करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, अगर आप बातें नहीं करेंगे तो चीज समझ में आएगी। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? हमारा टॉपिक चल रहा था लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन का मतलब ही क्या था? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम पैदा कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण करने वाले हैं सर? लघु बीजाणुओं का निर्माण करने वाले हैं। जनन का मतलब ही क्या होता है? किसी चीज का निर्माण करना। अब जरा सोचिए, एक ऐसा जनन, एक ऐसी विधि, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम निर्माण करने वाले हैं किसका? लघु बीजाणुओं का। लघु बीजाणु जो हैं वो कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। किससे निर्माण करेंगे सर? लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणु बनाएंगी। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी लघु बीजाणु जनन। ये जो, मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। हाँ जी, बताएं सर कैलोज को कौन तोड़ेगा? भाई बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है।
कहीं ट्रेन भागी जा रही है क्या भाई? हाँ जी, एक बार और, एक बार और, एक बार और। हाँ जी, चलो एक बार वापस, एक बार और। ठीक है, एक बार और, क्योंकि हमारा दिमाग इतना निम्न कोटि का है कि हमें एक बार में तो समझ में ही नहीं आता है ना। पढ़ाई तो हम करते ही नहीं है, हम सिर्फ आए हैं, सर नाम ले लेंगे, हम चैट कर लेंगे, है ना। एक बार में तो समझ में नहीं आती हमें चीजें, क्यों जी? है कोई ऐसा बच्चा जिसको एक बार में समझ में आ गया? कोई बताएगा मुझे, एक बार में जिसको समझ में आ गया कोई है? यस, क्या बात है मानसी, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। सर एमएमसी पहले से एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ी रहती है? यस खुशहाल, बिल्कुल जुड़ी रहती हैं। सर ये नीट लेबल का है क्या? लेबल का है, हाँ नीट लेबल का है। आ गया, चलो जी एक बार और बता देता हूं, जिनका दिमाग बहुत धीरे चलता है, बहुत ही मतलब पढ़ाई नहीं करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये थी लघु बीजाणु मात्र कोशिका, चारों तरफ था एक आवरण जिसका नाम था कैलोज। इस कोशिका ने, ये जो कोशिका जो है, इस कोशिका ने विभाजन किया, 4 कोशिका बनाई। अब ये 4 कोशिका इसी आवरण के अंदर बनेंगी। आवरण कौन सा? कैलोज, उसके अंदर 4 कोशिका बन रही हैं। कौन से विभाजन से? अर्धसूत्री विभाजन से। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु का निर्माण क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन। खत्म, इतनी सी बात थी, हलवा था, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी चीज थी। ठीक है, अब आगे चलते, आप ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो संरचना है जिसमें क्या मिल रहा है सर? बाहर कैलोज भित्ति मिल रही है और अंदर 4 लघु बीजाणु मिल रहे हैं। इस पूरी संरचना को ध्यान से सुनना, ये जो पूरी संरचना जो है, ये जो पूरी संरचना है, कौन सर? 4 तो हैं कोशिकाएं, और इनके बाहर है क्या? कैलोज का आवरण। सर ये संरचना क्या कहला रही है बाबू? इस संरचना को बोला जाता है पराग चतुष्क। पराग चतुष्क, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पोलन टेट्राड। अब इतना तो आपको समझ में आता है कि चतुष्क का मतलब क्या होता है। चतुष्क का मतलब 4, ठीक है सर, 4 कोशिका। सर पराग क्यों बोला? सर पोलन क्यों बोला? ये तो हमारी सर ये तो हमारी लघु बीजाणु थी। मैंने कहा हाँ बेटा, यही लघु बीजाणु आगे विकास करेंगी और बनाएंगी क्या? परागकण। यही लघु बीजाणु आगे चलकर किसका निर्माण करेंगी? परागकण का। यानी यही लघु बीजाणु आगे चलकर किसका निर्माण करेंगी? परागकण का। तो ये संरचनाएं क्या है? एक प्रकार का अर्ली परागकण है, प्रारंभिक परागकण है। ये क्या थी? लघु बीजाणु। क्या बनाएगी? परागकण। तो क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकता क्या ये प्रारंभिक परागकण है? ये एक ऐसे परागकण हैं जो प्रारंभ में बने हैं, जिनको हमने बोला है पराग चतुष्क। और अभी भी अगर समझ में नहीं आता है ना, दिमाग बहुत निम्न कोटि का है, तो बाबू इसको सिंपल सा याद रखना, 4 है लघु बीजाणु और इस संरचना को हमने पराग चतुष्क बोला है, सिंपल सा। सर इंग्लिश में बताते चलिएगा भाई ये, और संस्कृत में थोड़ी ना, ये इंग्लिश में ही तो लिखा है पोलन टेट्राड। ठीक है, अब एक बच्चे ने पूछा सर पोलन सैक में और पोलन ग्रेन में क्या अंतर है ना। अब मैं तेरे से पूछूंगा, मुझे जल्दी से बता, ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी ये कहां थी? सर ये यहां थी। यही थी? नहीं थी क्या? यही थी ना। किस में थी? सर ये थी लघु बीजाणु धानी, थी ना। सर ये थी लघु बीजाणु धानी, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। जिसको हमने क्या बोला? माइक्रोस्पोरेंजिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है सर, याद है। ये क्या था? किनारा था, लघु बीजाणु धानी थी। मैंने कहा ठीक है। जिसके अंदर क्या मिल रही थी? सर लघु बीजाणु मात्र कोशिका मिल रही थी। अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका ने अपने चारों तरफ क्या बनाया? एक आवरण बनाया जिसका नाम क्या था? कैलोज था। जिस कैलोज ने प्लाज्मोडेस्माटा के जो कनेक्शन थे उनको तोड़ दिया था। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया।
फिर उसके बाद क्या हुआ था, इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिससे क्या बनी है, 4 कोशिका बनी है। ये लो जी, अब 4 कोशिका बना देते हैं, अंदर बना दे, लो सर, ये हमने अंदर ही अंदर 4 कोशिका बना दी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब सर ये संरचना क्या कहला रही है बेटा, मैंने बोला इस संरचना को क्या, पराग चतुष्क, बोला कि नहीं बोला, ये सर ये क्या थी, पराग चतुष्क, पोलन टेट्राड, है ना। अब ध्यान से सुनना, जब अंदर ना किसमें सर, ये लघु बीजाणु धानी के अंदर जब ये पराग चतुष्क बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं सर, ये पराग चतुष्क बन जाते हैं, ठीक है। अब बनने के बाद में ना, अब ये संरचना जो है ना, अब इसका हम सिर्फ नाम बदल रहे हैं, सिर्फ नाम बदल रहे हैं। इसको हम लघु बीजाणु धानी ना बोलकर अब हम बोलेंगे पराग पुट्टी। क्या नाम देते हैं, पराग पुट्टी, अंग्रेजी में बोलते हैं पोलन सैक, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, अपने दिमाग को विकसित करना पड़ेगा। जब हम छोटे थे तो हमारा नाम क्या था, जब हम छोटे थे तो हमारी अवस्था कौन सी, बाल्य अवस्था। जब हम बड़े हो गए तो हमारी अवस्था का नाम चेंज हो गया, क्या, वयस्क अवस्था। हैं तो हम ही ना, हैं तो हम ही ना, बस अलग अलग अवस्थाओं के नाम थे तो हम ही ना। उसी तरीके से ये जो संरचना जो थी, जब इसके अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं मिल रही थी, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जब मिल रही थी, लघु बीजाणु जन ऊतक जब मिल रहा था, जब ये प्रारंभिक अवस्था में मिल रही थी ये, तब हमने प्रत्येक किनारे का नाम धर दिया था, रख दिया था, क्या, लघु बीजाणु धानी। लेकिन जब इनकी इस लघु बीजाणु धानी के अंदर ये जो पराग मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाती है, पराग चतुष्क बनाती है। ये पराग चतुष्क जो है, इनमें परागकण है, प्रारंभिक परागकण है। जब ये बन जाते हैं तब हम केवल इसका नाम बदल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, पराग पुट्टी बोल रहे हैं, पोलन सैक बोल रहे हैं। और इस पोलन सैक, अब ये जो लघु बीजाणु धानी थी इसका केवल नाम बदला, क्या बोला सर, पोलन सैक बोला, जिसके अंदर क्या मिल रहे हैं, पराग कण मिलेंगे। क्या मिलेंगे बांगड़ू, पराग कण मिलेंगे। अब अंदर क्या मिलेंगे, पराग कण मिलने वाले हैं। अब कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किधर मिलेंगे, वो अभी हम बात करने वाले हैं, है ना। चलिए, यहां तक की बात ये था क्या, लघु बीजाणु जनन। यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं मेरे भाई, यहां तक की बात क्लियर है। ये हमने क्या बना दिए हैं सर, ये हमने पराग चतुष्क बना दिया, जिसके बाहर अभी भी है कौन, कैलोज स्तर, ठीक है। और ये जो लघु बीजाणु हैं, ये क्या कहला रहे हैं, या तो इनको लघु बीजाणु बोलो, माइक्रोस्पोर बोलो, या इनको हम बोल रहे हैं प्रारंभिक परागकण, यंग पोलन ग्रेन्स भी बोलते हैं इनको, यंग पोलन ग्रेन्स। किनको, लघु बीजाणु को, ठीक है। अभी विकास नहीं हुआ, विकास भी होएगा, ठीक है सर। यहां तक की बात तो समझ में आ गई है, डंडना डंडन। अब क्या होएगा, अब इसके बाद क्या होएगा, अब इधर देखिएगा। आप मुझे बताइए, ये जो टैपिटम जो थी बेटा, ये वाली जो टैपिटम है, इस टैपिटम का कार्य क्या था। मैंने आपको बताया कि भैया ये टैपिटम जो है पोषण देगी, अंदर दे रही है, पोषण मिल रहा है। दूसरा कार्य, टैपिटम का दूसरा कार्य, ये टैपिटम अब निकालती है एक एंजाइम। कौन, टैपिटम जो होती है, कौन, टैपिटम। ये टैपिटम एक पहला कार्य क्या, पोषण देना, पोषण प्रदान करना, ठीक है। दूसरा कार्य क्या है, ये कैलेज एंजाइम उत्पन्न करती है। कौन सा एंजाइम उत्पन्न करेगी, कैलेज एंजाइम। अब आप मुझे बताएं, आप सभी ने शब्द सुना होगा माल्टोज। यस सर, माल्टोज एक शर्करा होती है, डाइसेकेराइड होती है,
ठीक है, जो ग्लूकोज और ग्लूकोज के जुड़ने से बनती है माल्टोज। अगर मुझे माल्टोज को तोड़ना है तो मेरे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है माल्टेज। तो माल्टेज किसको तोड़ रहा है? माल्टोज को। सुक्रेज किसको तोड़ता है? सुक्रोज को। लैक्टेज किसको तोड़ता है? लैक्टोज को। डीएनएज किसको तोड़ता है? डीएनए को। आरएनएज किसको तोड़ता है? आरएनए को। प्रोटीएज किसको तोड़ता है? प्रोटीन को। लाइपेज किसको तोड़ता है? लिपिड को। अब आप मुझे बता दे कैलेज किसको तोड़ेगा? बताओ। कैलेज जो टैपिटम ने निकाला, ये कैलेज किसको तोड़ेगा? कैलोज को तोड़ेगा, माल्टोज को तोड़ेगा। अरे बुद्धूलाल, किसको तोड़ेगा? सर कैलोज का ये जो आवरण था ना, ये कैलेज को तोड़ने का, ये कैलोज को तोड़ने का कार्य कौन करेगा? कैलेज एंजाइम, जो ब्रेक डाउन करेगा या तोड़ेगा या नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा, तबाह कर देगा। किसको? कैलोज भित्ति को। तो कैलोज भित्ति जो थी, इस कैलोज भित्ति को नष्ट करने के लिए जो एंजाइम निकाला गया उसका नाम है कैलेज। और भैया ये कैलेज एंजाइम कौन निकाल रहा था? याद रखना, कौन? आपकी ये टैपिटम जो बहुकेंद्रकीय थी। याद रखिएगा, ये जो टैपिटम जो है, जो बहुकेंद्रकीय थी, जो बहुकेंद्रकीय है, यही टैपिटम पोषण के साथ साथ कैलेज एंजाइम निकाल रही है। अब ये कैलेज क्या करेगा? सर कैलेज आएगा, कैलेज निकाला गया और ये कैलेज इसको यहां से हटा देगा। अब आप जरा सोचिए, कैलेज ने कैलोज भित्ति को जब तोड़ दिया तो क्या ये लघु बीजाणु मुक्त हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? सोचना, सिंपल सी बात। कैलेज ने जब कैलोज को तोड़ दिया तो कौन मुक्त हो जाएंगे? कौन फ्री हो जाएंगे? सीधी सी बात है, कौन फ्री हो जाएंगे? सर ये लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। हैं जी, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक है सर, ये लघु बीजाणु अब मुक्त हो जाएंगे। ये लो, अलग हो गए, अलग हो गए, अलग हो गए। अगुणित 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 अगुणित, कौन? लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो गए हैं। अब इस परिस्थिति को अगर देखना चाहते हो तो इसमें कैसे दिखाऊंगा? सीधी सी बात है, खुद देखिए यहां पर ये कैलेज हट गई। कौन हट गई सर? ये कैलेज हट गई। कैलेज जब हट जाए, सॉरी, कैलोज जब हट जाएगी, कौन से एंजाइम के द्वारा? कैलेज एंजाइम के द्वारा। तो भैया ये जो थे आपके लघु बीजाणु, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से मुक्त हो जाएंगे और यहां पर भर जाएंगे। ये लो सर, फ्री हो गए। कौन है ये? सर ये है अंदर कौन? लघु बीजाणु। यहां तक की बात में कोई प्रॉब्लम है तो आप कृपया करके पूछ सकते हैं। यहां तक जो मैंने अभी तक आपको बताया है, यहां तक की बात पूछ सकते हैं। जी बताएं सर, टैपिटम कैलेज एंजाइम का श्रावण करती है? हां जी बिल्कुल करती है, नो प्रॉब्लम। क्या बात है रोशनलाल, बहुत ही बढ़िया। यस मुकेश, बिल्कुल करती है, कैलेज एंजाइम का श्रावण करती है। कौन बेटा? टैपिटम। माइक्रोस्पोर फ्री हो जाएंगे। जी 5 स्टार एजुकेशन, बताओ सर क्लास कब तक चलेगी? ऑलमोस्ट 1 घंटा या सवा घंटा। सर सब समझ में आ गया? अरे वाह क्या बात है, नो डाउट, सब खल्लास। ओए होए, नो प्रॉब्लम। जय श्री कृष्ण, बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गया। चलें आगे, नो प्रॉब्लम। सर कॉपी कर लें? बिल्कुल करो भैया, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। क्या हो गया भैया? 5 स्टार एजुकेशन। हाँ जी, चलिए चलें आगे। चल, अब कुल मिलाकर यहां पर ये कौन थे? सर ये लघु बीजाणु हैं जो मुक्त हो चुके हैं। लघु बीजाणु जो मुक्त हो चुके हैं। अब क्या होगा? अब ये लघु बीजाणु क्या करेंगे? विकास करेंगे। लघु बीजाणु क्या करेंगे? विकास करेंगे और बदलेंगे। ये जो लघु बीजाणु जो मुक्त हो चुके हैं, किसके अंदर? किसके अंदर?
ये लघु बीजाणु किसके अंदर मुक्त हो चुके? अब मैं क्या बताऊं, लघु बीजाणु धानी बोलूं या पराग पुट्टक बोलूंगा या पराग पुट्टिका बोलूंगा या पराग पुट्टी बोलूंगा? पॉलन सैक बोलूंगा ना, उसके अंदर मुक्त रूप से मिल रहे। अब क्या होगा सर, ये लघु बीजाणु क्या करेंगे सर, ये विकास करेंगे, डेवलपमेंट होएगा इनके अंदर और ये बदलेंगे किसमें? पराग कण में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इनसे क्या बनाना है? पराग कण। और ये जो विकास जो है ये बाहर आकर नहीं हो रहा, ये कहां पर हो रहा है? उसी लघु बीजाणुधानी या उसी पराग पुट्टिका के अंदर हो रहा है। याद रखना, ये जो लघु बीजाणु जो मुक्त हो चुके हैं ना यहां पर ये यहीं पर ही रहकर क्या करेंगे? डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, विकास स्टार्ट करेंगे। चलो जी, यहां तक की बात अगर क्लियर है तो आइए इनका विकास कराते हैं और क्या बनाते हैं? परागकण बनाते हैं। आइएगा, इस तरीके से लघु बीजाणु का पराग कणों में क्या देखने वाले हैं? परिवर्तन देखने वाले हैं। इस तरीके से कोई डायग्राम दे रखा है आपकी बुक में, है ना? इस तरीके से एक डायग्राम दे रखा है आपकी बुक में, जहां पर जो टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है, हमने क्या बनाए थे? मुक्त कर दिए थे ना, कौन? लघु बीजाणु। और हमने बोला कि ये परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन का मतलब विकास करेंगे। किस में बदलेंगे सर? परागकण में बदलेंगे। आइए वही करने वाले हैं, आइएगा ध्यान से देखिएगा बेटा। देखिए ये था बेटा जी हमारा एक लघु बीजाणु। अब ध्यान से सुनिएगा, आगे की चीज को गौर से सुनिएगा, नहीं तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये है कौन सर? लघु बीजाणु। लघु बीजाणु, मैंने कहा जी बहुत ही बढ़िया, माइक्रोस्पोर। ठीक है बेटा, ये एक पादप कोशिका है कि जंतु कोशिका है? सर कैसी बात कर रहे हो, मौज ले रहे हो आप, हमारे मजे ले रहे हो? क्या है ये एक पादप कोशिका है ना। और पादप कोशिका है तो सीधी सी बात है, इसमें कोशिका भित्ति भी मिलेगी। यस सर, कोशिका ही तो है, ये एक सेल ही तो है। यस सर, इसमें कोशिका भित्ति मिल रही है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल मिल रही है। ये कौन है सर? कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है। हाँ जी, और कोशिका भित्ति किससे बनी होती है पादपों में? आप अच्छे तरीके से जानते हैं किससे सर? सेल्यूलोज से और पेक्टिन से। दोनों ही क्या है? एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अंदर क्या मिल रहा था सर? एक केंद्रक मिल रहा है जो अगुणित है। ठीक है सर, ये था हमारा क्या? लघु बीजाणु। ठीक है, जो मुक्त रूप से मिल रहा था उसके अंदर, परागपुट्टी के अंदर, जिसमें उसके बाहर एक कोशिका भित्ति है और वो कोशिका भित्ति किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज और पेक्टिन से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा क्या होने वाला है। अब क्या होएगा भैया, कुल मिलाकर आप में से जो बच्चे जानते हैं किस चीज को, एक सिंपल सी चीज को, कि कहीं ना कहीं कोशिका विभाजन नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? बस इतनी सी बात मुझे बताओ, कोई कोशिका विभाजन नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? जल्दी से मुझे बताओ, होती है कि नहीं होती है? होती है ना। कोशिका विभाजन में क्या होता है सर? कोशिका विभाजित होती है, एक कोशिका से दो कोशिका बनती है। कोशिका विभाजन के दौरान पहले केंद्रक विभाजन करता है कि कोशिका द्रव्य विभाजन करता है? सिंपल सा प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा। ये कोशिका अगर विभाजन करेगी तो इसमें पहले कौन विभाजन करेगा? केंद्रक कि कोशिका द्रव्य? बोलो 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 जल्दी से। केंद्रक पहले विभाजन करता है कि कोशिका द्रव्य पहले विभाजन करती है? यस सर, केंद्र। क्या बात है रिया उपाध्याय खुशहाल, बहुत ही बढ़िया, वेल डन। हाँ जी, इधर से यूट्यूब पर बच्चे जो हैं कहां है भैया? कौन कर रहा है सर? द्रव्य। अरे बुद्धू, पढ़ाई नहीं करता ना बिल्कुल भी। पहले कौन विभाजन करता है? केंद्रक करता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। जिनको नहीं आता जरा गौर से सुनिएगा जल्दी से। ये एक कोशिका है, इसमें केंद्रक है और ये है कोशिका द्रव्य। जब कोशिका विभाजन करती है तो सबसे पहले क्या होता है? इस कोशिका के अंदर जो केंद्रक है वो विभाजन करता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं केंद्रक विभाजन या कैरियोकाइनेसिस। अब आप बोलेंगे सर हिंदी में, सिंपल हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रक विभाजन। ठीक है, तो पहला चरण क्या होता है? केंद्रक विभाजन का। एक केंद्रक से दो केंद्रक बन जाते हैं सर। फिर इसके बाद बाबू ये जो सिंपल सा आपका कोशिका द्रव्य ये बट जाता है, और ये जब बट जाता है तो सीधी सी बात है दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है।
अब यहां पर हमने किसको बांटा, यहां जो कोशिका द्रव्य था उसको बांटा। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन। सिंपल, यही होता है ना। अब देखिएगा, मैंने बोला ये हमारा कौन था सर, लघु बीजाणु है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल है सर। इसमें ना सबसे पहले ना आप क्या कराएंगे सर, सबसे पहले आप केंद्रक का विभाजन कराएंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही है, मैंने कहा बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। हमने सबसे पहले क्या कराना है, केंद्रक का विभाजन कराना है, केंद्रक विभाजन। लेकिन यहां पर जो केंद्रक का विभाजन हुआ ना वो असमान हुआ है। यानी ये जो केंद्रक जब विभाजन करता है तो यहां पर दो केंद्रक बनते हैं, एक छोटू सा और एक मोटू सा। क्या बोला, ये केंद्रक जब विभाजन किया तो दो केंद्रक बने, एक छोटा बना और एक बड़ा बना। बराबर नहीं बने, अगर बराबर बनते तो ऐसा केंद्रक विभाजन क्या कहलाता सर, समान होता, समविभाजन होता, समान होता। क्या, अगर दोनों केंद्रक बराबर बराबर आकृति के होते तो क्या कहलाता, ये कैसा विभाजन हुआ है सर, समान केंद्रक विभाजन हुआ है। तो अब जरा सोचिए, समान दिख रहा है क्या, नहीं सर असमान दिख रहा है। तो मैं सीधा बोलूंगा केंद्रक का विभाजन कैसा होता है, असमान होता है। सिंपल। अब जो छोटा केंद्रक होता है प्रभु, इस छोटे केंद्रक को बोला जाता है जनन केंद्रक। अब आप पूछेंगे सर अंग्रेजी में इसको बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है। और जो बड़ा वाला है, ये वाला, ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला, जो बड़ा वाला है इसको हम बोलते हैं कायिक केंद्रक। ठीक है। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। बताएं, सिंपल सा था, सिंपल सा था सर। केंद्रक का विभाजन कर दिया, अब क्या करेंगे सर, कोशिका द्रव्य का विभाजन कर दो, खत्म क्लास। कोशिका द्रव्य का विभाजन कर दो। चलो कोशिका द्रव्य का भी विभाजन कर देते। अब कोशिका द्रव्य का जब विभाजन किया, ये लो जी, कोशिका द्रव्य का भी विभाजन कर दिया। सर कोशिका द्रव्य का विभाजन भी कैसा हुआ सर, असमान हुआ। चलो यहां पर करता हूं। अब क्या करेंगे, कोशिका द्रव्य का विभाजन करते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन, हमने पहले केंद्रक का विभाजन कर दिया, अब किसका विभाजन करेंगे सर, कोशिका द्रव्य का। आलो जी, कोशिका द्रव्य का विभाजन भी कैसा हुआ सर, असमान हुआ। ये छोटा केंद्रक, ये बड़ा केंद्रक, ये कोशिका द्रव्य बांट दिया। ठीक है। ये अभी भी क्या है मेरे भाई, ये कोशिका भित्ति है। लो जी, अब फाइनली आप मुझे बताएं यहां पर आपको कितनी कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं सर, दो कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। अब कितनी कोशिका दिखाई दे रही हैं सर, दो कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, एक छोटी कोशिका, एक बड़ी कोशिका। जो छोटी कोशिका है इसको हमने नाम दिया, क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया क्या, जनन कोशिका। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो केंद्रक मिल रहा था उसका नाम क्या था, जनन केंद्रक। और जो बड़ी कोशिका है उसको हमने नाम दिया क्या, कायिक कोशिका। कायिक कोशिका क्यों, क्योंकि उसके अंदर मिल रहा था कायिक केंद्रक। सिंपल। तो अब आप मुझे बताएं, क्या ये दो कोशिकीय अवस्था समझ में आई, क्या ये दो कोशिकीय अवस्था समझ में आ गई है, जिसमें एक है जनन कोशिका, जनरेटिव सेल, और एक है कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल। अब ये है सेल, अब ये मैंने कोशिका की बात करी है जिनके अंदर केंद्रक मिल रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा था, सिंपल सा था। यहां तक की कहानी में किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। यहां तक की बात समझ में आ गई है, यहां तक की बात क्लियर है। अब आप बोलेंगे सर
क्या ये सभी आवृत बीजियों में होता है? मैं बोलूंगा लगभग 80 to 90% आवृत बीजियों में ये परिस्थितियां मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे आवृत बीजी हैं जिसमें ये समान होता है विभाजन, कोशिकाएं बराबर होती हैं, लेकिन अधिकतम आवृत बीजियों में ये परिस्थितियां मिलती है, एक छोटी कोशिका, एक बड़ी कोशिका। अब ये बड़ी कोशिका का कार्य क्या है और छोटी कोशिका का कार्य क्या है, तो ये बेटा जी हम पढ़ेंगे कल। क्या पढ़ेंगे कल? इसके आगे की कहानी। अभी तक हमारा परागकण नहीं बना, अभी पूरा परागकण नहीं बना, और अभी एक और कार्य पढ़ना है। किसका? टैपिटम का। टैपिटम के अभी सिर्फ 2 कार्य पढ़े हैं, टैपिटम का एक और कार्य देखेंगे कल। क्या? कि ये जो हमने बनाया है 2 कोशिकीय अवस्था, जिसमें एक छोटी जनन कोशिका और एक बड़ी कायिक कोशिका, इनके बाहर जो कोशिका भित्ति मिल रही है उस कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज और पैक्टिन मिल रहा है। अब टैपिटम का नाम एक और कार्य देखेंगे कल, कि वो टैपिटम ना इसके बाहर कुछ पदार्थ स्त्रावित करती है। आप में से कई जानते हैं एक ऐसा पदार्थ जो सबसे कठोर पदार्थ होता है पूरे पादप जगत का। जैसे आपसे कोई पूछे जंतु जगत का, एनिमल किंगडम का हार्डेस्ट मटेरियल, सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, तो आप जानते हैं हमारे दांतों पर मिलता है। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है सर? इनेमल होता है। इनेमल होता है ना, नाम सुना है ना, इनेमल। उसी प्रकार पादप जगत का, प्लांट किंगडम का सबसे कठोर पदार्थ, सबसे टफेस्ट मटेरियल जो होता है, जिस पर अग्नि का, जिस पर अम्ल का, जिस पर उच्च तापमान का असर नहीं होता, वो कौन होता है? बताओ, जल्दी से बताओ, फिर टाटा बाय बाय करेंगे। जल्दी से बताओ सर, ये कौन आया? दानिश तालिब। क्या बात है दानिश, वेरी गुड। और कोई इधर से? हाँ जी, इनेमल। अरे नहीं, पादप जगत का पूछ रहा हूं। पादपों में सबसे कठोर कौन सा होता है? तो याद रखना, स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम बोला? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा, याद रखिएगा क्या होता है स्पोरोपोलेनिन। टफेस्ट, हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ, जो निकालेगी कौन? टैपिटम, और चढ़ा देगी इसके ऊपर। अब ये सारी कहानी हम पढ़ेंगे कल, ठीक है? तो बेटा जी इसके बाद यहां पर ये पढ़ने के बाद एक आखिरी टॉपिक आएगा, कौन सा? परागस्फुटन। ये भी हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही था, ठीक है? अभी समय हुआ है वापस से किसका? क्विज का। आइए बेटा जी, आइए लेकर आ जाएं वापस से। आता हुआ प्रश्न पहला, कैलेज एंजाइम जो पराग चतुष्कों के कैलोज को घुलित कर 4 परागों को पृथक करता है, निम्न के द्वारा उत्पन्न होता है। सिंपल सा प्रश्न है, कैलेज कौन उत्पन्न करता है? अरे ये करते जाओ भैया, करते जाओ। ये 2 क्वेश्चन है, इनको करते जाओ, फिर चले जाना। हाँ जी, कैलेज किसने उत्पन्न किया? दूसरा, 100 परागकण उत्पन्न करने के लिए कितने मियोटिक यानी अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? 100 परागकण बोल रहा हूं या 100 लघु बीजाणु बोल देता हूं? थोड़ा सा इजी कर देता हूं आपके लिए। 100 लघु बीजाणु उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन लगेंगे? जल्दी से बताओ। चलिए जी, समय हुआ समाप्त। आइए देखते हैं बेटा जी पहला प्रश्न, बहुत ही इजी। कैलोज को तोड़ने के लिए जो कैलेज एंजाइम था वो किसने उत्पन्न किया था भैया? हमारे टैपिटम ने। ये तो आपने बिल्कुल आसानी से कर दिया होगा। टैपिटम ने कौन सा एंजाइम उत्पन्न किया था? कैलेज, जिसने कैलोज को तोड़ा था। दूसरा, भैया मुझे 100 परागकण, अब परागकण किससे उत्पन्न होते हैं? लघु बीजाणु से। मान लो 100 लघु बीजाणु लिख दूं तो बात तो एक ही है, क्योंकि लघु बीजाणु ही तो क्या बनाते हैं? परागकण बनाते हैं। एक लघु बीजाणु से एक परागकण बनेगा, तो 100 लघु बीजाणु से 100 परागकण बनेंगे। अब जरा सोचिए, 100 लघु बीजाणु मुझे बनाने हैं तो कितनी बार अर्धसूत्री विभाजन होएगा? एक अर्धसूत्री विभाजन जब हुआ था किसमें? लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, तो 4 क्या बने थे? लघु बीजाणु। मुझे कितने बनाने? सर 100 बनाने, तो कितनी बार अर्धसूत्री विभाजन होएगा? एक अर्धसूत्री विभाजन से 4, तो 100 बनाने के लिए कितना? 25। खुद करके देख लीजिएगा भैया,
एक विभाजन से 4 बन रहे हैं, तो 25 विभाजन से कितने बनेंगे? 25 इंटू 4 कितने बनेंगे? 100। 100 क्या बन जाएंगे परागकण? आंसर इज 25। बताएं, सिंपल सा था या नहीं था? था ना? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और जाते जाते मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूं। क्या? थैंक यू नहीं बोलूंगा, है ना, आप बोलिए थैंक यू। क्या हो चुका है ना कि बहुत निम्न स्तर हो चुका है पढ़ाई का, बहुत निम्न स्तर हो चुका है टीचर्स का। टीचर्स को बोलना पड़ता है थैंक यू आने के लिए, बच्चे को बोलना चाहिए थैंक यू पढ़ाने के लिए। तो मैं थैंक यू नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। समझ में आया? चलिए बेटा जी, मिलेंगे कल इसी समय 12:30 बजे, हफ्ते के स्टार्टिंग के 3 दिन में 12th, आखिरी 3 दिन में 11th। आप सभी का पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है?